नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स ब्रेक कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। रघुराम राजन ने आज बतौर आरबीआई गवर्नर अपनी आखिरी पॉलिसी पेश की। उम्मीद जैसी थी वैसे ही ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। गवर्नर की स्पीच के तुरंत बाद निफ्टी 8700 के नीचे आया, उसके बाद 8650 भी ब्रीच हुआ। लेकिन सरकारी बैंकों के एनपीएस में सुधार के बयान के बाद पीएसयू बैंक्स में आज थोड़ी तेजी दिखी। फिर चाहे पीएनबी की बात करें, कैनरा बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर 1 से 1.25% की बढ़त आज के सेशन में दिखी। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 0.25% चढ़कर बंद हुआ। वहीं अगर एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक यानी जो प्राइवेट स्पेस के प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, यहां पर गिरावट दर्ज हुई। टेलीकॉम शेयर में आज सबसे ज्यादा पिटाई हुई। आइडिया सेलुलर नंबर्स भी आए थे कल बाजार बंद होने के बाद। निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था और खराब नतीजों के बाद शेयर आज 6% तक टूटकर बंद हुआ। कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी शेयरों में भी गिरावट ही रही। हिंदुस्तान पेट्रो, आईओसी, बीपीसीएल यहाँ पर 2 से 3% गिरावट आज के सेशन में रही। साथ ही अगर एफएमसीजी में कुछ नाम लें तो कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, मैरिको, गोदरेज इंडस्ट्रीज यहां पर 2 से 4% गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल एक ऐसा सेक्टर था जहां पर हरा निशान रहा, उसके अलावा सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में टीटीके प्रेस्टीज, हिताची होम्स में यहां पर 4 से 5% की बढ़त आज के सेशन में दर्ज हुई। साथ ही मीडिया और एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त आज के सेशन में दिखी। पीवीआर ऑलमोस्ट 3% ऊपर बंद हुआ। जी एंटरटेनमेंट लगभग 2.5% की तेजी रही। ईएनआईएल यहां पर भी 2.25% की बढ़त आज के सेशन में देखने को मिली। कोल इंडिया की बात करें तो 1.5% की तेजी आज के सेशन में रही। ओएनजीसी लगभग 1.5% ऊपर बंद हुआ। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ड्रेजिंग कॉर्प, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स यहां सभी तेजी के साथ बंद हुए। रिजल्ट इंपैक्ट की हम बात करें तो अपोलो टायर्स का शेयर लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ। वहीं ल्यूपिन का शेयर 5% टूटकर बंद हुआ। ल्यूपिन के यूएस कारोबार के खराब प्रदर्शन की वजह से कंपनी के नतीजों का असर दिखा आज। और अगर कुछ मिड कैप गेनर्स की हम बात करें तो इंडियन बैंक लगातार कई दिनों से इसमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज भी वो प्रदर्शन जारी रहा। इसके अलावा एसजेवीएन, एक्साइड, यूनाइटेड ब्रेवरीज, हेवल्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये सभी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स में कोलगेट के अलावा ओबरॉय रियलिटी, जेपी एसोसिएट्स, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स शामिल थे। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की। आनंद टंडन का मानना है कि राजन की विदाई का बाजार पर कोई खास असर नहीं दिखेगा। राजन ने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया। लिक्विडिटी बढ़ने से बाजार में तेजी रहेगी। गवर्नर की चॉइस के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब से राजन साहब ने थोड़ा सा लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया तब से बाजार चलना शुरू हुआ। और मेरा तो मानना ये है कि उनकी पॉलिसी एंटी ग्रोथ थी। ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा इसलिए इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके जाने से मुझे तो लगता है ग्रोथ में बढ़त आ सकती है, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। दूसरी बात है कि वैल्यूएशन इस समय इतने स्ट्रेस्ड हैं कि मुझे दिखता ही नहीं है कि किस तरह से मार्केट ऊपर जा सके। तो फिलहाल फोकस जो है लिक्विडिटी पे रहा। रेक्सिट जिसकी हम बात करें, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की आखिरी पॉलिसी। राजन ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कई अहम मुद्दों पर आज उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। फिर चाहे महंगाई की बात करें, जीएसटी, मॉनसून, लेकिन की टेकअवेज क्या थे उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, 6.5% पर वो बरकरार रही। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि बैंक के कुल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो आरबीआई अपने पास जमा करता है वो भी 4% पर बरकरार है। इसके अलावा एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो छोटी अवधि के लोन्स बैंकों को दिए जाते हैं आरबीआई द्वारा, उसकी दर भी 7% पर स्टेबल रखी गई है। साथ ही जो चौथी और अहम बात थी, जो मार्च 2017 के लिए रिटेल महंगाई दर का लक्ष्य उसे 5% ही बरकरार रखा है। जीएसटी को वक्त लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा अपने आज के स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस जरूर है, लेकिन जीएसटी आने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव होगा ये इकोनॉमी के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ हफ्तों में पीयर टू पीयर लेंडिंग के नियम जारी हो सकते हैं। सातवीं और अहम बात आज की पॉलिसी की ये थी कि बैंकों का एसेट क्वालिटी रिव्यू यानी कि AQR, उन्होंने कहा कि मार्च तक उसकी समय सीमा है, पूरा होने की पूरी उम्मीद है, यानी कि जो लिमिट है समय की उसे वो नहीं बढ़ाएंगे, जिसके बाद पीएसयू बैंक्स में हमने तेजी भी देखी। साथ ही एनपीएस को लेकर भी एक बड़ा बयान आया कि देश में एनपीए बढ़ने की रफ्तार काफी कम हुई है। आरबीआई गवर्नर बैंकों के एनपीए से निपटने की कोशिशों से भी काफी ज्यादा संतुष्ट दिखे। इसके अलावा एफसीएनआर बॉन्ड रिडेम्पशन को लेकर राजन ने कहा कि भुगतान का करीब 80% हिस्सा हेज किया हुआ है और समय पर भुगतान हो पाएगा, इसके लिए वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। 10वीं और सबसे बड़ी बात ये थी कि मौजूदा पॉलिसी में लिक्विडिटी पर उनका ज्यादा जोर है, लेकिन फिर भी सिस्टम में लिक्विडिटी होने के बावजूद बैंक्स कर सस्ता नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ेगी। ये कहना फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी। 7वें वेतन आयोग से महंगाई पर एक बार असर जरूर दिखेगा। I don't think it is wise to assume that GST implementation will necessarily
increase inflation. And second, that whatever inflation that happens, whether it will be long term or short term, is something to think about. That it is quite possible it could be a one-time adjustment of prices, even if there is inflation. And similarly, with if some of the conditions of the pay commission, the allowances, for example, housing allowance, that also will be something that's passed through into prices over time, but it may be a one-time effect on inflation rather than a permanent effect. इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने जाते जाते बैंकों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सिस्टम में पर्याप्त नकदी है, उसके बावजूद बैंक दरें नहीं घटा रहे हैं। अब तक जितनी रेट कटौतियां हुई हैं उसका फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए था। Yes, I mean, look, we would be happier if there was more transmission. I do understand some of the difficulties the banks have, and my sense is that as this process of cleanup happens, and as the economy recovers and credit demand also picks up, you will see more possibility of transmission. तो बैंक को रेट घटाना चाहिए था और फिलहाल काफी स्पेस भी है बैंकों के पास कि वो रेट घटाएं, ये उन्होंने कंसर्न जताया। उन्होंने इसलिए फर्दर रेट कट के जवाब में इस तरह का बयान दिया था। कुछ अहम नतीजों की बात कर लेते हैं। जेके टायर के रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद है। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो घटा है, 116 करोड़ से घटकर 100 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में, अगर सालाना आधार पर हम कंपेयर करें। इसके अलावा जो कंपनी की कंसोलिडेटेड बिक्री है यहाँ पर लगभग 1750 करोड़ से फिगर घटकर 1704 करोड़ रुपए रही है, यानी कि प्रॉफिट फ्रंट पे और साथ ही सेल्स के फ्रंट पे, इनफैक्ट आय के फ्रंट पे दोनों ही यहां पर गिरावट देखने को मिली है। जहां तक कंपनी के एबिटा की बात है तो 300 करोड़ से ये बढ़कर 357 करोड़ रहा है। मार्जिन्स की अगर बात करें, यहां पर एक इंप्रूवमेंट स्लाइड देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन 17.1% से बढ़कर लगभग 21% रहे हैं इस क्वार्टर में। और अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो नतीजों से पहले हल्का दबाव दिखा और जेके टायर लगभग 105 के लेवल्स पर बंद हुआ। आज 105 रुपए 55 पैसे की लेवल पर यह फिलहाल बंद हुआ। देखना होगा कि कल बाजार की ओपनिंग के समय जेके टायर किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। कुछ और अहम नतीजों की बात करते हैं जो कल आने वाले हैं। बाजार की नजर महिंद्रा एंड महिंद्रा की पहली तिमाही के नतीजों पर रहेगी। नतीजों से पहले शेयर में आज 1.25% की कमजोरी रही है और शेयर लगभग 1480 रुपए पर बंद हुआ है। अगर जी बिजनेस अनुमान की माने तो मुनाफे में लगभग 11% की बढ़त की उम्मीद है। कंपनी की जहां तक आय का सवाल, यहां पर भी एक बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी की आय 15% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इस क्वार्टर में M&M की वॉल्यूम ग्रोथ 12% रहने का अनुमान है। वहीं अगर कंपनी की ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो 20% की तेजी देखी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉल्स हम आपको बताते हैं पूरे सेगमेंट में जहां पर आपको मुनाफा हुआ है। अंशु मेरी सहयोगी जुड़ी हैं इस वक्त हमारे साथ। अंशु, बताइए 3 वो कौन सी कॉल्स थी जहां पर हमारे दर्शकों को शानदार मुनाफा मिला? जी शुक्रिया। मुनाफे के वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है ज़बरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा आइडिया सेल्युलर का। शेयर पर गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही थी, आज कंपनी के नतीजे भी आने थे और ऐसा ही आज देखने को मिला। शेयर में गिरावट दर्ज की गई, 6% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। मेरा अगला शेयर भी फास्ट 50 से ही होगा। TFC टारगेट्स दिए थे 48 रुपीज़ के, टारगेट्स तो इस शेयर ने अचीव किए हैं। साथ ही आज के सत्र में 6% का रिटर्न इस शेयर ने भी दिया है। मेरा अगला शेयर है हमारा आज का सुपर शेयर यानी कि मधुकॉन प्रोजेक्ट्स। इस शेयर ने भी अपने टारगेट्स अचीव करते हुए आज के सत्र में दिया है 8% का रिटर्न। जी, तो ये वो 3 स्टॉक्स थे जहां पर आपको शानदार मुनाफा मिला। लेकिन अगले दिन के लिए यानी कल अगर आपको कोई ट्रेड्स बनाने हैं तो अंशु कौन से हैं वो 5 कॉल्स जो आप हमेशा लेकर आती हैं? मेरा पहला शेयर होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज का। कंपनी की ब्लॉक डील हुई है, 4.5% इक्विटी शेयर्स का सौदा हुआ है और इस ब्लॉक डील का असर शेयर पर भी देखने को मिला। शेयर में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। SMC ग्लोबल की तरफ से नितिन मुरारका काफी बुलिश है, शेयर को लेकर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 187 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 174 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा आइडिया सेल्युलर का। कंपनी के नतीजे आए हैं। कंसो मुनाफे की अगर बात करें तो कंसो मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। 850 करोड़ से कंसो मुनाफा घटकर 220 करोड़ हुआ है। नितिन मुरारका की बिकवाली की सलाह होगी। 99 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के लिए इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। 91 रुपीज़ का टारगेट इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। M&M होगा मेरा अगला शेयर। कल कंपनी के नतीजे आने हैं। अगर अनुमान की बात करें तो फ्लैटिश टू पॉजिटिव कंपनी के नतीजे रहने की उम्मीद है। नितिन मुरारका काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। 1525 रुपए के टारगेट्स
के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1460 रुपए के इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, यानी कि सेल का। जुलाई में स्टील इंपोर्ट 46% गिरकर 5.61 लाख टन हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। अगर इस खबर की बात करें तो इस खबर का असर तमाम स्टील शेयरों पर देखने को मिला। उसमें से एक शेयर था सेल का। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल की तरफ से काफ़ी बेयरिश है शेयर को लेकर, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 45.10 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। 48.50 का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा आखिरी शेयर होगा ल्यूपिन का। कंपनी के नतीजे आए हैं, मार्जिन अनुमान से कम रहा है और 30% ऊपर मार्जिन का अनुमान लगाया गया था। AK प्रभाकर बेयरिश हैं, अगेन शेयर को लेकर बिकवाली की सलाह होगी। 1480 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1660 रुपीस का। ऑलराइट, तो ये वो कॉल्स थी जहां पर कल आप मुनाफा कमा सकते हैं। टारगेट्स भी आपको दिए गए इन अलग अलग कॉल्स के। शुक्रिया अंशु बताने के लिए तमाम स्टॉक्स। फिलहाल एक छोटे से ऑलराइट, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है SMS के जरिए और ये सवाल भेजा है मयूर पटेल ने। प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। 115 स्टॉक्स हैं इनके पास 102 के लेवल्स पर। फोन लाइन पर हमारे साथ मिस्टर प्रदीप सुरेखा हैं, CEO कैलाशपुरा.com। सर स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्राज इंडस्ट्रीज पर सवाल है हमारा और 115 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 102 के लेवल पर। क्या सलाह देंगे प्राज पर आप? प्रदीप आप सुन पा रहे हैं? प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर पहला सवाल आया है, 102 की इनकी खरीद है। देखिए, प्राज इंडस्ट्री जहाँ पे इनकी खरीद है वहीं पर एक स्टॉक में रेजिस्टेंस भी है जो 95 से 100 के बीच में है। वहाँ पे स्टॉक एकदम भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट भी कहीं 75-80 के आसपास होल्ड भी कर रहा है। और आज आप देखोगे जिस तरीके से इसमें पूरा शुगर प्ले तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज शुगर स्टॉक्स की पिटाई हुई है, मेरे को लगता है प्राज इंडस्ट्रीज भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इनके भाव आने के लिए तो बहुत समय लगेगा। अगर इनके पास वक्त है तो वेट करें, नहीं तो इसमें से निकल जाए। ऑलराइट, आज की जो क्लोजिंग रही लगभग 2% नीचे रही है, यानी कि इनके खरीद से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। नुकसान भी इनको काफ़ी हो रहा है। तो फिलहाल आपको सलाह यही है कि आप इसमें से निकल जाएं। फिलहाल शुगर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी गई है और प्राज इंडस्ट्रीज भी, जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा, इससे अछूता नहीं है। इन लेवल्स पर आप एग्जिट कर सकते हैं। अगला सवाल है निशांत कुमार का, इलाहाबाद बैंक पर। ये जानना चाह रहे हैं, PSUs को लेकर काफ़ी चर्चा भी हमने की है। इनके पास क्वांटिटी है 2900, लेकिन इनकी जो लेवल है, जो बाइंग प्राइस है, वो 81 के लेवल्स पे इन्होंने लिया हुआ है। प्रदीप, इलाहाबाद बैंक को लेकर क्या सलाह रख रहे हैं आप? आज PSUs में काफी अच्छा सर्च दिखा, खासतौर पर RBI गवर्नर रघुराम राजन के कुछ स्टेटमेंट्स आए NPA को लेकर, उसके बाद। देखिए, इसमें भी वही बात बोलना चाहूंगा, जहाँ पे इनकी पकड़ है वो इस दौर का हाईएस्ट प्राइस ही है। करीब 80-81 रुपये के आसपास स्टॉक ने एक टॉप बनाया। लेकिन हम देख रहे हैं, जैसा मेरा अनुभव मैं कर रहा हूँ टेक्निकल चार्ट पे, कि बैंकिंग स्टॉक अब बहुत ज्यादा गिरने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इनमें एक बहुत बड़ी हम अपसाइड भी अभी तुरंत नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक कहीं कंसोलिडेशन या बॉटम के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि एक बार इलाहाबाद बैंक को होल्ड करें। इस बार अगर 81, 82 के ऊपर निकलता है तो शायद इनको अच्छे प्राइस देखने के लिए मिल सकते हैं। जो और इनफैक्ट DI के आसपास ही क्लोजिंग आज की रही है। 78 के लेवल्स पर इलाहाबाद बैंक बंद हुआ है, यानी कि आपकी खरीद से केवल 2 रुपए का फर्क है। तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। अच्छा स्टॉक आपने चूज किया है। अगला सवाल है हर्षित का और ये अलवर से भेजा है उन्होंने। स्पाइस जेट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास है 300 शेयर्स 65 के भाव पर। ओवरऑल जो एविएशन स्पेस है उसमें अगर जेट से कंपेयर करें या जो इंडिगो से कंपेयर करें, स्पाइस जेट को कैसे देख रहे हैं आप प्रदीप? कौन से स्टॉक की बात? स्पाइस जेट की बात कर रहे हैं। जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 65। देखिए, आपको याद होगा पल्लवी, कल भी हम लोग जब आपके साथ शो कर रहा था उस समय जेट एयरवेज पे एक सवाल था जिसमें मैंने कहा था कि क्रूड के दाम कम होने के बाद भी ये स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और इनमें शायद डाउनसाइड कंटिन्यू रहेगी। और उसका रिजल्ट आज आपने देखा होगा जेट की किस तरीके से पिटाई हुई है। मेरे को लगता है इन स्टॉक में अब अपसाइड एकदम कैप हो गई है और कहीं ना कहीं अभी डाउनसाइड एक बार खुल चुकी है। स्पाइस जेट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा एक टेक्निकल चार्ट पर सपोर्ट है 58-59 का। इनके पास लास्ट ऑप्शन वही बचता है। अगर 58-59 ये स्टॉक तोड़ देता है, वहां से हो सकता है काफी ओवरसोल्ड या काफी करेक्शन के बाद एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। उस बाउंस में निकलने की चेष्टा करें और वहां से बाउंस नहीं आ पाता है
तब इनको 58, 59 के नीचे एक बार के लिए इस स्टॉक से निकल जाना पड़ेगा। जी, तो लेवल्स क्लोजली मॉनिटर करें और जो लेवल्स बता रहे हैं प्रदीप, उन लेवल्स पर आप एग्जिट कर सकते हैं।